हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं कि सभी साथी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी कि राजस्थान जी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें और प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होने चाहिए दोस्तों पीवाईक्यू। ये आप लोगों की डिमांड थी, तो आपकी डिमांड के ऊपर हाजिर है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं और इनकी थ्योरी भी करवाएंगे। यानी कि क्वेश्चन अगर ऐसा ना आए, इनसे मिलता जुलता है, तो आप लोगों के क्वेश्चन बाहर नहीं जाए भाई। यानी कि यहाँ से आपको दोस्तों एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन सही होंगे। और यहाँ पर दोस्तों राजस्थान जीके का मीन्स ये नहीं कि ओनली जीके, तो यहाँ पर दोस्तों शामिल होने वाला है आपका भूगोल के साथ साथ साथियों कल्चर के साथ साथ साथियों हिस्ट्री के साथ पॉलिटी, यानी कि सभी सब्जेक्ट मिक्स होने वाले जितने भी राजस्थान जीके के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं भाई। और ये आप लोगों के कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगी? 4th ग्रेड हाईकोर्ट वाली, 4th ग्रेड पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, लैब अटेंडेंट, सभी के लिए उपयोगी होगी। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए, चैनल कर ले सब्सक्राइब, वीडियो करे लाइक। क्लास करते हैं दोस्तों स्टार्ट। आप लोग अपने क्वेश्चन दोस्तों साथ साथ देते रहना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थानी लोकवाद मस्क के संबंध में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। मस्क दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है और यह अलवर व सवाई माधोपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि मस्क के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहली बात करें तो साथियों मस्क आपके एक सुशीर वाद्य यंत्र है। तो एक पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा कि मस्क कौन सा वाद्य यंत्र है। तो साथियों मस्क बात करें तो मस्क एक सुशीर वाद्य यंत्र है और मस्क अलवर व सवाई माधोपुर क्षेत्र में बजाया जाता है। तो क्वेश्चन भाई ये सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ से दोस्तों बे नंबर का आपके क्वेश्चन ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा कि मस्क अलवर व सवाई माधोपुर के क्षेत्र में बजाया जाता है मस्क। और यह कौन सा वाद्य यंत्र है? तो यह साथियों सुशीर वाद्य यंत्र है भाई। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून किस शासक को कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो साथियों आपके किसको कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। यहाँ पर ये सूरजमल जी आपके जो थे साथियों, महाराजा सूरजमल या फिर सूरजमल जी, ये दोस्तों आपके कहाँ से रिलेटेड थे? तो ये आपके साथियों भरतपुर जो एक जाट रियासत थी उससे रिलेटेड थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून किसको कहा जाता है? तो महाराजा सूरजमल को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार घटते हुए क्रम के आधार पर किन जिलों का सही क्रम है भाई? राजस्थान में कुल साक्षरता दर कब के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों आप लोगों से 1991 की जनगणना के अनुसार नहीं पूछेगा भाई, पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आपके नई जनगणना होगी शायद 2026 में हो गई, तो उसके आंकड़े फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम्स में याद करने पड़ेंगे। यानी 2026 तक तो यही आंकड़े रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों 2026 से पहले लग जाना, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर राजस्थान में कुल साक्षरता दर 11.2 और यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है? सही क्रम पूछा है। यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, फिर उससे दर कम किसकी है। तो दोस्तों सबसे देखो सबसे ज़्यादा तो आपके कोटा की, तो यहाँ पर कोटा इसमें भी है, इसमें भी है। कोटा के बाद साथियों आपकी है जयपुर की, जयपुर के बाद झुंझुनू की, झुंझुनू के बाद सीकर की और सीकर के बाद अलवर की। तो यहाँ पर ये दोस्तों साक्षरता दर का आपका क्रम हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कि साक्षरता दर दे दे और पूछ ले कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो साक्षरता दर दोस्तों कोटा की तो 76.6%, इसके बाद दोस्तों जयपुर की 75.5%, यहाँ पर 74.1%, झुंझुनू की हो जाएगी दोस्तों 74.1%। उसी के साथ साथ दोस्तों 71.4% आपकी सीकर की हो जाएगी और साथियों 70.7% आपकी किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपके अलवर की हो जाएगी। तो कोटा की तो याद करें दोस्तों लगभग 77 और जयपुर की लगभग 75, झुंझुनू की दोस्तों लगभग 74, सीकर की 72 के लगभग और अलवर की 70 के लगभग। तो ये आपको अगर आपका ये आंकड़ा नहीं आए और ये आ जाए तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? सबसे पहले तो आहड़ का उत्खनन दोस्तों आपके सबसे पहले तो किया था साथियों अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। देखो भाई बिल्कुल आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। यहाँ से सबसे पहले तो किया था दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था दोस्तों कब? 1953 के। अक्षय कीर्ति की व्यास के बाद साथियों 1956 में किसने किया था दोस्तों? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने, यानी कि RC
RC अग्रवाल ने कब किया था साथियों? 1956 को। और 1956 के बाद साथियों, 1956 के बाद जो 1961 और 62 भाई ध्यान रखना, 1956 के बाद जो 1961 और 62 में आपके उत्खनन का कार्य किया था HD सांकलिया ने। तो सबसे पहले तो दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास 1953, 2 नंबर पे रतन चंद्र अग्रवाल 1956 और 3 नंबर पे HD सांकलिया 1961 और 62 भाई ध्यान रख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? डूंगरपुर का, जयपुर का, अलवर का, बीकानेर का। अब यहाँ पर दोस्तों लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है? यहाँ पर काफ़ी सारे जयपुर कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है साथियों डूंगरपुर का 994। उसके बाद दोस्तों फिर लिंगानुपात आपके हो जाएगा बांसवाड़ा का भाई। डूंगरपुर के बाद लिंगानुपात बांसवाड़ा का 980 और बांसवाड़ा के बाद दोस्तों धौलपुर का आ जाता है आपके। लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि बांसवाड़ा में 1000 पुरुषों पर 994 आपके महिलाओं की संख्या है। डूंगरपुर में 994, बांसवाड़ा में 980 और धौलपुर में 846 है। यानी कि लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं या फिर फीमेल्स की संख्या भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कौन सा प्रतीक घोषित की वर्ष से सुमेलित नहीं है भाई? यानी कि 4 दे रखी हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा कब सुमेलित नहीं किया था भाई। राज्य पक्षी दोस्तों 1981 में घोषित किया था। और राज्य पक्षी साथियों आपके क्या हो जाएगा? तो राज्य पक्षी आपके है दोस्तों गोडावण। उसके बाद दोस्तों राजकीय पुष्प साथियों आपके क्या है? तो राजकीय पुष्प आपके होगा भाई रोहिड़ा। और इसको कब घोषित किया था? 1986 में। राजकीय वृक्ष दोस्तों आपके खेजड़ी, और इसको घोषित कब किया था? 1983 में। राजकीय पशु साथियों 2010 में नहीं घोषित किया था। राजकीय पशु दोस्तों आपके 22 मई 1981 को घोषित किया गया था राजकीय पशु। एक तो आपके ऊँट है और एक साथियों एक तो आपके ऊँट हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों चिंकारा, जिसका वैज्ञानिक नाम है गजेला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों जाने से पहले भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना भाई। ऐसे क्वेश्चन साथियों डेली आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट आएगा, वह कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आ सकता है। और प्रैक्टिस सेट मीन्स PYQ आएंगे, ओनली PYQ भाई। निम्न में से कौन सा जिला अपने मंडल से सुमेलित नहीं है? यहाँ पर साथियों मंडल का मतलब दोस्तों सीधे शब्दों में देखे तो मंडल का मतलब होता है आपके संभाग। मंडल का मतलब क्या होता है? संभाग। अब अजमेर संभाग में कौन सा आता है? भीलवाड़ा। बात बिल्कुल सही है। भरतपुर में अलवर, उदयपुर में प्रतापगढ़, झुंझुनू जयपुर संभाग में। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये अलवर आता है ना, अलवर भरतपुर में नहीं आता भाई। अलवर आता है साथियों जयपुर संभाग में। अलवर किस में आता है? तो अलवर आता है जयपुर संभाग में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। अलवर आपके जयपुर संभाग में आता है, ना कि भरतपुर में भाई। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, तो यहाँ पर ये मथुरा आ जाएगा। 16 महाजनपद थे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के नहीं है भैया। आप लोगों के लायक क्वेश्चन दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भाई है ना। तो ये 4th ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन से रंग का होता है? कसुमल राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त होता है और यह किस रंग का होता है? लाल, पीला, गुलाबी, केसरिया। तो दोस्तों जो कसुमल होता है साथियों लाल रंग का, यानी कि रेड। कसुमल किस रंग का होता है? तो कसुमल आपके होता है प्यारे साथियों लाल रंग का भाई। राजस्थान के किस जिले की काली मिट्टी के बर्तनों की फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी काली मिट्टी के बर्तन, फूलदान, प्लेट और मटके प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले बात करें साथियों कोटा होगा क्या, जैसलमेर होगा का, बीकानेर होगा का, या फिर आपके अलवर होगा? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो बात करें कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए तो साथियों पूरा हाड़ौती प्रसिद्ध है। हाड़ौती में आते हैं दोस्तों कोटा के बाद दोस्तों बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती के ज़िले हैं। इनमें से कोई सा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। यहाँ पर कोटा दे रखा है, तो यहाँ पर कोटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, A नंबर। अगर कोटा नहीं होता ऑप्शन में बारा होता, झालावाड़ होता, बूंदी होता तो भी सही होता भाई। यानी कि हाड़ौती जो आपके प्रदेश है उसका कोई सा भी जिला आ सकता है भाई। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए भाई।
यहाँ पर 2 कथन विजय स्तंभ के बारे में दे रखे हैं, इनको पढ़ के हमको क्वेश्चन देना है भाई। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, सही बात है, और मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, तो ये बात गलत है दोस्तों। विजय स्तंभ दोस्तों 9 मंजिला है और इसका मुख्य वास्तुकार था साथियों जैता। यहाँ पर केवल एक सही है। विजय स्तंभ के बारे में बताए तो विजय स्तंभ 122 फीट या फिर दोस्तों 37.19 मीटर ऊंचा है। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी से जीत पाई, किससे? महमूद खिलजी से। और युद्ध किसका था? तो साथियों सारंगपुर का युद्ध जीता था दोस्तों, किससे? महमूद खिलजी से। उसकी विजय की खुशी में या फिर विजय के जश्न के रूप में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था। जैता इसका मुख्य वास्तुकार था साथियों, है ना। 122 फीट ऊंचा है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है भाई। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? बागोर सभ्यता दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे, कोटारी नदी के किनारे, फिर कांतली नदी के किनारे। भाई काटली नहीं है, कांतली है। तो आप लोगों को बताना साथियों किस नदी के? बागोर सभ्यता साथियों, बागोर सभ्यता आपके कहाँ पर की है? बागोर सभ्यता दोस्तों भीलवाड़ा की है भाई, भीलवाड़ा की। और नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कोटारी नदी के किनारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे भी आप लोगों ने अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना। और याद ध्यान रखना दोस्तों, क्लास में दोस्तों क्वेश्चन कितने? क्लास में 35+ क्वेश्चन है। कमेंट में आप लोगों को बताने कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर दिए भाई, ध्यान रखना भाई ना। और साथ साथ क्वेश्चन के आंसर कमेंट भी करते रहो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, PDF वहीं पर डाली जाएगी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके जो 4th ग्रेड वाली, कौन सी 4th ग्रेड वाली हाई कोर्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें राजस्थान की भाषा और बोलियाँ अलग से टॉपिक दे रखा है। हाँ भाई, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है भाई ये। तो राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं दोस्तों मुंडिया लिपि, खराड़ी लिपि, रागड़ी लिपि या फिर दोस्तों निमाड़ी लिपि। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप लोगों को एक ऑप्शन और भी मिल सकता है, यहाँ पर महाजनी लिपि भाई। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं साथियों महाजनी लिपि। महाजनी लिपि का दूसरा नाम हो जाएगा साथियों मुंडिया लिपि। तो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। राजस्थान लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं साथियों मुंडिया लिपि या फिर महाजनी लिपि भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र था। 1857 क्रांति में दोस्तों राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। उन 6 सैनिक छावनियों के नाम आप लोग कमेंट करना भाई। कौन कौन सी राजस्थान में छावनियाँ थी उनके नाम आप लोग कमेंट करना। यहाँ पर जयपुर नहीं थी, जैसलमेर नहीं थी और गंगानगर नहीं थी। यहाँ पर नसीराबाद थी साथियों। नसीराबाद में 1857 क्रांति के आपके जो केंद्र था, यहाँ पर क्रांति की शुरुआत साथियों 28 मई 1857 को हुई थी। राजस्थान में जो सैनिक छावनियाँ थी 6, वह कौन कौन सी थी आप लोग कमेंट में बता देना भाई, या फिर मैं कमेंट कर दूँगा भाई क्लास के बाद कल तक। आप लोगों को टाइम भी दिया जाना चाहिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम पूछा है साथियों, हाईएस्ट कितने मेंबर हो सकते हैं। अब सबसे पहले बात करें दोस्तों राजस्थान की विधानसभा में कुल सदस्य, देखना भाई राजस्थान की विधानसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं। तो विधानसभा में कुल सदस्य प्यारे साथियों 200 होते हैं। विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% यानी कि 200 का 15% कितना होगा? 200 का 15% साथियों आपके 30 होगा। तो मुख्यमंत्री सहित साथियों आपके 30 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं किसमें? राजस्थान के मंत्रिपरिषद में। ध्यान रखना विधानसभा का 15% आपके जो हाईएस्ट कितने हो जाएंगे? विधानसभा के 15% सदस्य भाई। तो 30 सदस्य यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा में हो सकते हैं। मोहम्मद यूनुस खां की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया भाई? मोहम्मद यूनुस खां समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1989, 90, 91, 92 भाई। फटाफट बता दो दोस्तों यहाँ पर कब दिया गया था। तो तारीख तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 4 मार्च 1989 को आपके पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। किसकी सिफारिश पर दिया गया था? तो साथियों मोहम्मद यूनुस का समिति की सिफारिश पर भाई। राजस्थान में लोकायुक्त है साथियों। इसका अगर हम संधि विच्छेद करने जाए तो लोक प्लस आयुक्त होता है भाई। लोक प्लस आयुक्त। तो लोक आयुक्त की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1971 में, 73 में, 74 में, 75 में। और यहाँ पर वर्तमान में लोकायुक्त कौन है भाई? राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? इसका आंसर भी आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में जो
लोकायुक्त की स्थापना है वह 3 फरवरी को की गई, 3 फरवरी 1973 को की गई थी दोस्तों। राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो प्रताप कृष्ण जी लोहारा भाई, प्रताप कृष्ण लोहारा जी आपके यहाँ पर राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपके हो जाएगा साथियों 1973। अगर क्लास में अच्छी लग रही है तो साथियों लाइक कर देना भाई, जिसने भी लाइक नहीं किया है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई। राजस्थान में लगभग कितना क्षेत्र पूर्वी मैदान को घेर रखा है, यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वह कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? 61% पर, 9% पर, 7% पर और 23% पर। तो यहाँ पर दोस्तों 23% भूभाग पर पूर्वी मैदान है भाई। नेक्स्ट साथियों 21 नंबर क्वेश्चन है, आला और उदल जिन्होंने शत्रु का कड़ा प्रतिरोध किया निम्न में से किस राजपूत राज्य के थे सोचते? आला और उदल दोस्तों किस राजपूत राज्य के थे? फटाफट बता दो भाई। 21 नंबर क्वेश्चन है, आला और उदल दोस्तों किस राजपूत राज्य के थे भाई? तो यहाँ पर चंदेल राजपूत राज्य के दोस्तों आला और उदल जी थे भाई। यहाँ पर आला और उदल कहाँ के थे? चंदेल राजपूत राज्य के थे भाई। 22 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया था भाई? देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले टेलीग्राम पर दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है भाई? टेस्ट मिल जाते हैं फ्री, डेली क्यूज मिल जाती है, क्लास PDF मिल जाती है और नोट्स मिल जाते हैं दोस्तों। और कोई भी सूचना आती है, नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, तो वह सबसे पहले टेलीग्राम पर मिलता है। ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो या फिर दोस्तों आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो भाई, 9928311179, इन पे आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हो। क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसको दिलाई थी? तो दोस्तों कौन थे? हरिभाऊ कृष्ण राव वागड़े जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर, वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वन विहार अभ्यारण्य आपके कहाँ पर स्थित हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर धौलपुर हो जाएगा दोस्तों, धौलपुर। अगर आप लोग भारत में वन विहार अभ्यारण्य गूगल पे सर्च करोगे, देखना भाई भारत में वन विहार अभ्यारण्य तो MP में है, और राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है? तो राजस्थान में आपके वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना भाई। अगर आप लोग देखो ऐसे भी आ सकते हैं, वन विहार अभ्यारण्य स्थित है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, वहाँ पर MP भी आ जाएगा और आप लोग धौलपुर हेरते रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों भारत में पूछे तो MP में और राजस्थान में पूछे तो प्यारे साथियों धौलपुर में हो जाएगा भाई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, बीकानेर में और बाड़मेर में या फिर जैसलमेर में? तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो जोहड़बीड़ में स्थित है साथियों। अभी जोहड़बीड़ दोस्तों किस जिले के अंतर्गत आता है? जोहड़बीड़ दोस्तों बीकानेर के अंतर्गत आता है भाई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है भाई, जोहड़बीड़ बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं जाएगी साथियों, खींच के माने तो 35 से 40 मिनट की क्लास होगी, खींच के अधिकतम में तो 30 मिनट के समथिंग की क्लास होगी भाई। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लेंगे भाई, ना ही लिया और ना ही लेंगे। हिंदी देखो भाई, अब हिंदी, साइंस प्लस कंप्यूटर ये क्लासेस आपकी लग जाएंगी दोस्तों। एक या फिर 2 दिन में आपकी सारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। पहले बोला था बड़े दोस्तों किस टेक्निकल इशू की वजह से नहीं लगी थी, बड़े दोस्तों अब सारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो, रचयिता चंद्रबरदाई, बीसलदेव रासो, नरपति नाल है। बीसलदेव रासो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई पूरा, नलपति नाल है। जो खुमान रासो है ये करणी दालने के द्वारा नहीं लिखी गई थी। सरतूसराल रासो दोस्तों डूंगर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ये सही है, ये सही है, ये सही है। यहाँ पर पूछा है सुमिलित नहीं है तो C। और यहाँ पर दोस्तों खुमान रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों खुमान रासो लिखी थी दलपत विजय। हाँ भाई, खुमान रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन होने वाला, पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? पंसारी की हवेली गुंगलोद में, श्री माधोपुर में, टोंक में या फिर चिड़ावा में? एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर एक ऑप्शन अपनी तरफ से लिख देता हूँ, D नहीं, E ऑप्शन। और E ऑप्शन है साथियों सवाई माधोपुर।
ई ऑप्शन आप लोगों के लिए सवाई माधोपुर। अब बताओ भाई, एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करेगा दोस्तों। श्री माधोपुर से पहले वो आपको सवाई माधोपुर लिख देगा और आप लोग माधोपुर समझ के सवाई माधोपुर सही कर दोगे। हाँ भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंसारी की हवेली आपके साथियों सवाई माधोपुर में स्थित है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनाया था साथियों? चांपानेर की संधि के बाद, सारंगपुर की विजय उपलक्ष्य में, गागरोन के युद्ध के बाद, या फिर साथियों खातोले के युद्ध के बाद। तो साथियों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पहले ही बता दिया भाई। 122 फीट ऊंचा है। और आपके दोस्तों जो जैता था, जैता इसका मुख्य वास्तुकार था। और महमूद खिलजी को हराने के बाद जीत की खुशी में बनाया था साथियों महमूद खिलजी। सारंगपुर के युद्ध, आपके जो युद्ध की जीत के बाद यह बनाया था। और दोस्तों अगर इसकी फिट में लंबाई पूछे तो 37.19 मीटर। फिट तो साथियों 122 फिट। और अगर मीटर में पूछे तो 37.19 मीटर। भाई 19 नहीं पढ़ा जाएगा, 1 पढ़ा जाएगा भाई मैथ के हिसाब से। तो वैसे तो अपने लैंग्वेज में कच्चू भी बोल सकते हो। कोल्लू गांव से तो साथियों कौन से लोक देवता आपके रिलेटेड हो जाएंगे दोस्तों? कोल्लू गांव दोस्तों, तो कोल्लू गांव आपके पड़ता कहाँ है? तो साथियों कोल्लू गांव आपके फलोदे में आता है। पाबू जी आपसे यहाँ से रिलेटेड हो जाएंगे। पाबू जी के दोस्तों उपनाम क्या क्या है? पाबू जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई। तो पाबू जी के बारे में साथियों यहाँ पर फलोदी आपके पाबू जी हो जाएंगे। पाबू जी का जन्म साथियों कब हुआ था? तो 1239 ईस्वी में हुआ था। पिता साथियों दांदल जी राठौड़ थे इनके पिताजी का नाम। इनके पिताजी का नाम दांदल जी था। माता का नाम दोस्तों कमला दे था। और साथियों इनकी पत्नी के नाम 2 थे। एक तो था साथियों सुप्यार दे और एक था साथियों आपके फूलम दे। इनकी पत्नी के 2 नाम थे, सुप्यार दे या फिर फूलम दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। इनके उपनाम दोस्तों देखो भाई, उपनाम ज़्यादातर दोस्तों अभी तक जितने भी एग्जाम्स में पूछा गया है ना, 2 उपनाम पूछे गए हैं। एक तो प्यारे साथियों ये पूछा गया है कि प्लेग रक्षक देवता, और एक दोस्तों ये पूछा गया है कि ऊँटों के देवता। और यहाँ पर दोस्तों रैबारी समाज के लोग इनको पूछते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पशु परिचय में आया था। राय का फिर रैबारी इनको अपना आराध्य मानते हैं। और सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय साथियों किनको जाता है? पाबू जी को ही जाता है। इतना काफ़ी है, इनसे क्वेश्चन आप लोगों के आ जाएगा भाई। इंपॉर्टेंट है साथियों, करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भाई, डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को, डूंगरपुर कहाँ पर आता है? तो डूंगरपुर दोस्तों वागड़ में आता है। और वागड़ दोस्तों कहाँ पर है? तो वागड़ साथियों दक्षिणी भाग है। किस बड़े रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस बड़े रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी साथियों? कोटा से वडोदरा, या फिर बड़ौदा जो गुजरात में, रतलाम, या फिर इंदौर। रतलाम और इंदौर दोस्तों MP में आते हैं। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन का साथियों आंसर हो जाएगा आपके रतलाम। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों रतलाम से डूंगरपुर को रतलाम से जोड़ेगी साथियों रतलाम। और रतलाम दोस्तों एक बड़ा रेलवे स्टेशन है जो कि आप लोगों के MP में आता है भाई। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गार्डन बड़ा बाग स्थित है भाई। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं, देखना भाई। आप लोगों को बिग गार्डन या फिर साथियों उद्यान परिसर, बिग गार्डन साथियों या फिर आपके उद्यान परिसर, इस नाम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस नाम से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर गार्डन बड़ा बाग आ जाए तो सही बात है, अगर बिग गार्डन या फिर उद्यान परिसर आ जाए तो भी सही बात है। और यह कहाँ पर स्थित है साथियों? यह आपके जैसलमेर में स्थित है, गार्डन बड़ा बाग या फिर साथियों आपके बिग गार्डन या फिर उद्यान परिसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था भाई? 34 नंबर क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? अब कुंभलगढ़ किला साथियों, कुंभलगढ़ किला आपके राणा कुंभा या फिर साथियों राव कुंभा के द्वारा बनाया गया था। कब बनवाया गया था साथियों? 1448 से 1458, यानी कि लगभग प्यारे साथियों 10 साल का समय लगा था। यहाँ पर दोस्तों कुंभलगढ़ आपके कहाँ पर आता है? तो कुंभलगढ़ राजसमंद में आता है।
और साथियों जो मंडन था भाई, मंडन कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। चलते हैं नेक्स्ट पर प्यारे साथियों। कानड़देव प्रबंध के रचयिता है साथियों। 35 नंबर क्वेश्चन है, कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो पद्मनाभ जी साथियों कानड़देव प्रबंध के रचयिता हो जाएंगे भाई। इंपॉर्टेंट PYQ है सर दोस्तों सारे। राणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था साथियों? राणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? फटाफट बता दो साथियों। तो 1585 यानी कि 1585 में राणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था भाई। तो लगभग दोस्तों 35 प्लस क्वेश्चन हमारे थे, है ना। इनमें से आप लोग कमेंट में बताना कि आपने कुल कितने सही किए भाई। अभी तो क्वेश्चन और हैं दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन और हैं। मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी साथियों? और उस राजा को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। उस राजा को आपके बोला जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, जिन्होंने मुगलों की अधीनता बिल्कुल स्वीकार नहीं की थी। तो साथियों वह कौन हो जाएंगे? तो रावचंद्र सेन। और इनको बोला जाता है दोस्तों क्या? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक साथियों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन फिर आपके होने वाला है, निम्न में से किस कलाकार को राजस्थान राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? राजस्थान संगीत अकादमी पुरस्कार दोस्तों निम्न में से किस कलाकार को नहीं मिला? बसंत काबरा को मिला था, दौलत राम बेदा को मिला था, गफरुद्दीन मेवाती जोगी को मिला था, बट साथियों जो आपके विनोद त्यागी है इसको नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया? तो सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, 6 तो राजस्थान के किले हैं, 6 के साथ साथ साथियों जयपुर का प्रकोटा है, जंतर मंतर है, जंतर मंतर के साथ साथ साथियों आपके जो कालबेलिया नृत्य है वह भी यहाँ पर है भाई। अब यहाँ पर चित्तौड़, जंतर मंतर, कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ को याद कर रखने की तरीके साथियों गाजर चीकू आम। बट साथियों यहाँ पर जो आमेर की हवेली है भाई, आमेर की हवेलियाँ आपके शामिल नहीं है। तो आपके बिल्कुल दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होने वाला है साथियों आपके, राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो साथियों अग्नि नृत्य किस पर करते हैं प्यारे साथियों? तो अग्नि नृत्य करते हैं धधकते अंगारों पर। और इन धधकते अंगारों को बोला जाता है दोस्तों धूना। इन धधकते अंगारों को क्या बोलते हैं? तो धूना बोलते हैं। और फतेह फतेह उद्घोष के साथ करते हैं साथियों, फतेह फतेह उद्घोष के साथ, है ना। कौन करते हैं दोस्तों? जसनाती सिद्ध संप्रदाय के आप लोग करते हैं। किस संप्रदाय के? तो जसनाती सिद्ध संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य धधकते अंगारों पर फतेह फतेह के उद्घोष के साथ किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी क्लास। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे भाई। PYQ थे यानी कि क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 2 कल या फिर परसों में आप लोगों के आ जाएगा साथियों। तो अगर क्लास अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, PDF और नोटिफिकेशन नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो दोस्तों। बाकी अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए और टेलीग्राम पर जुड़ नहीं सकते या फिर टेलीग्राम नहीं चलाते तो इन नंबरों पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। तो साथियों मिलते हैं फिर एक कुछ अंदर सेशन में, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर भाई।